नमस्कार। इंडियन एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस के हाथों से 2 राज्यों की सत्ता निकल चुकी है। हालांकि वो पुदुचेरी में अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल रही। बीजेपी ने असम को जीत लिया है। मेरे साथ है विजय जी और सुधाकर, जो इस जीत को, पार्टी की इस जीत को विश्लेषण करने में मेरी मदद करेंगे। विजय जी, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर आ रही है, अभी आई है तमिलनाडु से, जहां जयललिता ने धमाकेदार वापसी की है, जो कि एक बहुत ही अप्रत्याशित जीत मानी जा रही है। क्योंकि 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रूलिंग पार्टी जो सत्ता पे वापस आई है। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे इश्यूज़ थे जो इस चीज़ को मुमकिन बनाई है? जयललिता की जीत के पीछे कई कारण रहे। एक तो कारण रहा उनके पक्ष में सिंपैथी वोट काफ़ी पड़े। जो पिछले साल जयललिता के कोर्ट के जो मामले हुए थे, उनमें जो उनको रिहाई मिली, तो उसका उन्होंने तभी से भुनाना शुरू कर दिया उस बात को कि मैं निर्दोष हूँ, और उसका फल उनको अब जाकर मिला है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने ये की, जो हालांकि ये तमिलनाडु की राजनीति में होता रहा है, और लेकिन इसका असर इस बार कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त चीज़ें देने की काफ़ी ऐलान किया था। इससे जो जयललिता की जो वोटर मानी जाती हैं, पक्की वोटर, खास करके महिलाएं, वो काफ़ी प्रभावित हुई, और मतदान में भी उनका प्रतिशत इस बार ज़्यादा था, तो इसका भी उनको एक फ़ायदा मिला। तीसरी एक और अहम बात ये भी रही कि जयललिता के विरोध में कोई मजबूत गठबंधन नहीं था। तमिलनाडु की सत्ता जो है 2 द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, AIADMK और DMK। DMK इस बार मजबूत नहीं थी। उसके नेता करुणानिधि के अपने ही घर में काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं। उनका बेटा अलागिरी ने खुद बायकॉट कर दिया एक तरह से वोट का, वो वोट देने गया ही नहीं क्योंकि उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो और जो बाकी जो तीसरा गठबंधन था, उस गठबंधन की सारी ताकत मिलकर भी इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इसका फ़ायदा जयललिता को मिल गया। और एक कारण ये भी रहा है कि पैसे का भी प्रयोग हुआ है चुनाव में, और जो कि चुनाव आयोग ने सीज़ करके दिखाया भी कि 570 करोड़ रुपए सीज़ किए गए। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है। तो ये तमाम कारण मिल के जयललिता की जीत को सुनिश्चित कर सके, और 30 साल बाद ये इतिहास बना कि कोई एक पार्टी तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे ही कुछ हुआ है बंगाल में भी, जहाँ पे ममता बनर्जी वापस आ रही हैं, और ये भी अप्रत्याशित ही है। क्योंकि आपको क्या लगता है सुधाकर, क्या हुआ, क्यों ये लेफ्ट और कांग्रेस की गठबंधन काम नहीं कर पाई? हाँ, ये प्रश्न एक्चुअली, इसका उत्तर भी अगर मैं बोलूँ तो वामपंथी के नेताओं को भी अब सोचना पड़ेगा कि क्या कारण रहा कि लेफ्ट की वोट और कांग्रेस की वोट जोड़ के भी एक तरह से पूरी तरह से ममता ने उन पर हावी रह गया। अगर चुनाव के एक लंबा चुनाव प्रक्रिया था, 6 फेज़ में चुनाव हुए थे। एक समय ऐसा भी आया था जहाँ पे कहा भी जा रहा था कि ममता शायद हार रही हो, या ममता खुद नर्वस हो गई थी, उनके बॉडी लैंग्वेज सब में दिख भी रहा था। तो आज का जो रिज़ल्ट है, मतलब मैं तो कहूँगा कि ममता को भी शायद चौंका दिया होगा कि 215, ऑलमोस्ट 3/4 से वो 4 सीट सिर्फ कम रह गई है। तो कहीं ना कहीं एक सब राजनीतिक दलों को एक्चुअली ये अचंभित करने वाली नतीजे थे। अगर हम वापस जाके अगर देखें कि क्या हुआ होगा कि ममता के पक्ष में इतना वोट पड़े, और वामपंथ और कांग्रेस का एक बहुत ही अजीबोगरीब इस बार था कि दोनों का एक जोट का एक राजनीति था कि पहला बार एक अंडरस्टैंडिंग कहा जाता था, एक सोची समझी एक राजनीति लाया था। इसमें मैं इसमें ये कहने का अगर मैं कहूँ तो शायद बंगाल के लोग एक ममता दीदी जिनको बोलते हैं, उनको इसलिए वोट दिए होंगे शायद कि उनको भरोसा नहीं था कि शायद कांग्रेस और लेफ्ट का एक अच्छा सरकार आ सके, जो एक सरकार जो काम कर सके। उनको लगा कि ये जो इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है, शायद वो अगर बोले तो वो जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो चल नहीं पाएंगे। तो उनको भरोसा बेसिकली ये रहा कि चलो तृणमूल दीदी को वोट दे दो। शायद ये जो अलायंस की जो बातें हो रही है लेफ्ट, बिकॉज ये दोनों पार्टियां आइडियोलॉजिकली बहुत ही दूर है, मतलब दोनों से
तो इनका एक ज़मीनी सिचुएशन में कितना अच्छा होगा, ये इसके कारण शायद लगता है ममता को एक डिफ़ॉल्ट वोटिंग मिली है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ममता का जो वोट बैंक है, हम लोग मीडिया में हो सकते हैं वहाँ पर बहुत चर्चा करते हैं कि वो ऐसे बोलती है, वो से बोलती है, नरदा सरदा स्टिंग हुआ है, पर ममता का जो बेसिक वोट है वो वही वोटर्स है जो एक समय वामपंथियों को 34 साल तक राज करने में मदद किया था। वो है ग्रामवासी, मतलब ग्रामीण वोट, रूरल बेस्ड वोट। ममता का उस पर जो कंट्रोल अब है, अब लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। जो लेफ़्ट कम्प्लीटली वहाँ पे कहा जाता है कि लेफ़्ट इस बार देखिए आप 29 या 26 सीट पे सिमट चुकी है, दूसरी नंबर पे भी नहीं रही है, तीसरी नंबर पे है। हाँ, कांग्रेस अब 46 पे है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो रूरल वोट बैंक था, जो गांव का वोट था, वो शायद पूरी तरह से ममता को मिल गई है। और इसमें रीज़न अगर हम लोग बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि ममता के बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, लड़कियों के लिए साइकिल्स, बहुत सारे फ्री मेडिसिन, ये सब चीज़ शायद बहुत ही काम है ममता के पक्ष में। केरल में नतीजे प्रत्याशित ही रहे, जैसा कि हमेशा होता है। एलडीएफ ने वापसी की है 5 साल के अंतराल के बाद। और विजय जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? केरल के नतीजों के मामले में मुझे बस एक ही बात सिग्निफिकेंट लगती है, और वो है जो इस बार एक सीट भाजपा के खाते में जा रही है, गई है। भाजपा के लिए वो इस सदर्न स्टेट में एक आधार बन गया है, और जो 2019 के चुनाव में भाजपा को काफ़ी मदद करेगी। और ये जो ओ राजगोपाल जो भाजपा की ओर से जीते हैं, वो काफ़ी जुझारू व्यक्ति हैं, और 6-7 बार की हार के बाद उन्हें इस बार ये जीत मिली है, और वो भी 87 साल की उम्र में। तो खुद उनके लिए भी ये जीत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भाजपा के लिए भी। बाकी अब केरल के लिए अब सिर्फ ये है कि एलडीएफ में सीएम किसे बनाते हैं, वो इसी लेकर थोड़ा सा अच्युतानंदन और पेनरई के बीच में कुछ, जो दो एक तरह से प्रबल दावेदार हैं, तो हो सकता है उनके बीच कुछ सलाह। बाकी केरल की राजनीति को लेकर अब मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रत्याशित बात है, या और भी बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट बात है। और अब बात करते हैं असम की, जहां बीजेपी ने बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री की है, और जहां जो कि एक कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, वो अब कांग्रेस अपने हाथ से खो चुकी है, कांग्रेस के हाथों से ये जा चुकी है। तो सुधाकर, क्या लगता है, क्या कांग्रेस क्या गलत कर गई, क्या नहीं हो पाया? कांग्रेस गलत कर गई, बहुत सारी गलती की होंगी, आई एम श्योर। इस तरुण गोगोई अब देखने में सही में, पहले वो बोल रहे थे कि एआईडीएफ से हम लोग कोई अलायंस नहीं करेंगे, अब लग रहा है कि शायद वो गलत एक डिसीजन रहा। उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट 15 साल का एक सरकार था तरुण गोगोई, मतलब चौथी बार चुनाव में लड़ रहे थे, 3 बार 15 साल तक वो एक मुख्यमंत्री बतौर रहे हैं। शायद इनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही ज़्यादा था। आप 2014 के इलेक्शन से आप देख रहे थे कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा है उनका। और बीजेपी का इस बार सबसे जो उनका एक बहुत स्ट्रैटेजिक जो बोलते हैं वो रहा कि वो एक सतरंगी अलायंस बना लिए, वो सबको जोड़े, वो एजीपी को भी जोड़ें, वो बोडो के ग्रुप्स को भी जोड़ें, तो एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अलायंस तैयार किए। जो अगर बोले तो बिहार मॉडल, उसमें बीजेपी ने जो बिहार के चुनाव में जो सीखा था, जो लेसन लर्न किया था, वो शायद असम में अप्लाई कर दिया, एक महागठबंधन बना के तरुण गोगोई। और तरुण गोगोई का शायद गलती ये रहा कि वो बोले कि नहीं, मैं अकेले लड़ूंगा। अकेले जाना, जो एकला चलो रे बेचारे वो गाने पे वो अटल रहे हैं, वो शायद वो उन पर भारी पड़ गया है। तो ये एक अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। इसलिए अभी आप अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोले, जो कि अब बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक, तो अब वो दिखा रहा है कि हाँ, फर्स्ट टाइम, पहली बार बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वी उत्तर में, भारत में एंटर कर चुका है। और अब देखना है कि वहाँ पे सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या रहता है, उन दोनों का आपस में क्या लड़ाई रहती है, कि अच्छी सरकार दे पाएंगे, सब उन्हीं पे, इन सब पे एक्चुअली डिपेंड करेगा कि बीजेपी का फ्यूचर असम में कैसा है। एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा संमित्रा, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो तरुण गोगोई के खिलाफ था ही, लेकिन भाजपा को वहाँ पर अच्छा करने का संकेत लोकसभा चुनाव के समय ही मिल गया था। 7 सीटें भाजपा जीत कर आई थी लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद से भाजपा ने वहाँ पर बहुत मेहनत की, और इसके उलट कांग्रेस में अंदर की गुटबाजी बढ़ती गई। जो अभी वहाँ भाजपा की जीत के सूत्रधार बने हैं हेमंत बिस्वा, वो 2011 में
तरुण गोगोई के पास गए थे कि मुझे सीएम बनना है, उन्होंने ओपनली बताया था। और तरुण गोगोई ने उनसे कहा था कि आप सपना मत देखिए, काम कीजिए। और फिर राहुल गांधी के सामने उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, राहुल गांधी ने भी उनकी नहीं सुनी। तब से वो गुटबाजी थी और इसी के चलते वो हेमंत बिस्वा इसमें बीजेपी में भी आ गए थे और वो गुटबाजी बढ़ती ही गई। और जब बीजेपी की जीत जब लोकसभा चुनाव में हुई, उसके बाद भी कांग्रेस ने वहाँ कुछ किया नहीं, उल्टा बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की, जिसका नतीजा अब उनको बीजेपी को वहाँ देखने को मिला। पर हिमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत ही कंटेंशियस फिगर है, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है। अब देखना ये पड़ेगा कि हिमंत बिस्वा शर्मा कितना बीजेपी के हैं या कितना पर्सनल एम्बिशन उसका कितना है, क्योंकि वो अगर कांग्रेस भी छोड़े हैं तो वो सिर्फ अपने पर्सनल एम्बिशन के मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो अब देखना है कि वो कहाँ पे। धन्यवाद सुधाकर, धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद।